रेगुलेशन था 107 के बाद 108 नंबर रेगुलेशन है, जिसमें स्पॉइल डंप के बारे में दिया हुआ है। स्पॉइल डंप या ओबी डंप, ओवरबर्डन डंप आप लोग देखे हैं माइंस में इस तरह से हाइट बनाया हुआ रहता है। तो ओवरबर्डन डंप से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव से बहुत जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा है, होता क्या है, ओबी को जो गिराते हैं तो उसके लिए कुछ डाटा है। जैसे पहला पॉइंट इसमें फिर एक याद रखना, फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है 108 नंबर रेगुलेशन का, ये बोला है टॉप सॉइल शैल बी स्टैक्ड एट सेपरेट प्लेस सो दैट द सेम इज यूज्ड टू कवर रिक्लेम्ड एरिया। जब आप माइनिंग करते हैं तो टॉप सॉइल को एक जगह पर रिक्लेमेशन के लिए रखना है, और ये 108 नंबर रेगुलेशन में ये याद रखिएगा। 107 में क्या है, जस्ट लिखा है कि बैक फिलिंग करना है। 108 में ये लिखा है कि टॉप सॉइल को कंजर्व करना है, एक जगह पे जमा करना है। तो आजकल रेगुलेशन नंबर से ये पूछ देता है, और ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इसलिए इसका नंबर याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि जो भी ओबी डंप है, उसका जो ओबी डंप है उसका जो स्लोप होगा, ये वाला जो एंगल होगा, वो बोलता है कि मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है कि किसी मटेरियल को सीधा ऊपर से गिराइए तो नेचुरली जो ढाल वो अपने मेंटेन कर लेता है वही उसका एंगल ऑफ रिपोज होगा। जो ढाल वो मेंटेन करता है वही उसका एंगल ऑफ रिपोज होगा। जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये ढाल मेंटेन किया तो ये इसका नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज हुआ। तो ये जो इसका एंगल ऑफ रिपोज है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। शिबू क्या पूछ रहा है सर, 0.02 mm पर मीटर। ये डाटा उटा वैसा नहीं, ये फॉर्मूला पर जो आएगा वो लिखना है। देशमुख के बुक में कुछ दिया है क्या वैसा? वो जो फॉर्मूला हम दिए उस फॉर्मूला में डाटा डालकर अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो डाटा ये वाला याद रखिए, ये लगातार 2-3 एग्जाम में पूछा है। टिंकू क्या बोल रहा है, साउंड कट गया, वॉइस इज नॉट कमिंग, साइलेंट, नेट भाग गया कहीं? एक मिनट देखते हैं। रणधीर क्या बोल रहा है, कंटिन्यू कीजिए। साउंड आ रहा है रणधीर? ये 2-3 लड़का को तो वॉइस का कुछ इशू आया। अभी आने लगा। अच्छा, बीच में 1 सेकंड लगता है फिर डिस्कनेक्ट हुआ होगा। अभी ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज हुआ, मतलब हॉरिजेंटल से एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी केस में 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ये याद रखना होगा कि कोई भी डंप का जो इंडिविजुअल बेंच का, ये क्या बोल रहा है, एक बेंच का, जैसे मान लिया जाए कि ओबी डंप हमारा इस टाइप से है, जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं। इस पिक्चर में जैसे अगर ऐसा स्टेज डंपिंग किया हुआ है, एक बेंच यहाँ है ओबी का, फिर एक बेंच यहाँ है, फिर एक बेंच यहाँ है, फिर एक बेंच यहाँ है, तो हर बेंच का, ओबी का डंप का हर बेंच का अपना जो बेंच का जो एंगल ऑफ स्लोप है वो 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, या मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी अगर मान लिया जाए कि ये स्टेज, अगर एक ही बेंच है तब तो ये, अगर ये मल्टीपल बेंच ओबी डंप का ऐसा हो गया, ओबी डंप भी इस टाइप से है, तो हर बेंच का ये वाला एंगल कितना रहेगा, 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं, या एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा ये एंगल नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद एनी स्क्वायर बेंच एक्सीडिंग, नेक्स्ट बोलता है
पहले तो बोलता है कि 30 मीटर से ज्यादा ना हो तो अच्छा है, अगर 30 मीटर से ज्यादा बेंच है तो उस कंडीशन में क्या बोलता है कि उसको बेंचिंग कर देना है, ओबी डंप का भी बेंचिंग कर देना है। मतलब कि इस टाइप से ओबी डंप होना चाहिए, 30 मीटर से ज्यादा है इसको इस टाइप से बेंचिंग करके कीजिए। इधर भी ऐसे बेंच चारों तरफ से बेंचिंग रहेगा ऐसे बेंच में, और हर बेंच का अपना हाइट, ओबी डंप का जो ये हर बेंच का हाइट होगा वो 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर बेंच का हाइट कितना, 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही ये नीचे वाला जो टो है और ऊपर वाला जो ये क्रेस्ट है, इसको भी टो और क्रेस्ट ही बोलेंगे। तो इसको मिलाने वाला लाइन का ये जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट जो है बोलता है वन वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल, इससे स्टीप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हाइट यदि मान लिया जाए कि 100 मीटर हो गया है, तो उस केस में ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन इसका कितना होना चाहिए, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन इसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो 100 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 100 गुने 1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 150 मीटर, 150 मीटर। अगर मान लिया जाए कि इधर वाला जो है, सपोज कीजिए कि इधर वाला जो है हमेशा फैल, इधर अगर ज्यादा गड्ढा है, इधर हाइट आपका ज्यादा आ रहा है, अगर किसी जगह पर ये हाइट ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर मान लिया जाए कि 200 मीटर हाइट है, तो उस कंडीशन में ये ऐसा फैला हुआ होना चाहिए कि ये एंगल जो है, फिर इधर भी कितना 1v2 1.5 एच के रेशियो में रहेगा। तो ये 200 यदि है तो ये होना चाहिए 200 इंटू 1.5, कम से कम 300 मीटर। मतलब कि ये ओवरऑल स्लोप जो है, वैसा तो नहीं दिया है कि मैक्सिमम 3 बेंच ले सकते हो, ऐसा नहीं कहीं दिया है। जितने भी बेंच लेना है आपको 30 मीटर से ज्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए, और वो बेंचिंग करके ही ले जाने के लिए बोलता है। मैक्सिमम 3 बेंच का वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज्यादा ज्यादा 150 मीटर तक का बेंच हाइट है। लेकिन ये बोलता है कि प्रॉपर बेंचिंग करके जाइए। और दूसरा क्या है कि ये जो है 1.1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल, ये रेशियो को मेंटेन करना है। उसके अलावा बाकी तो ये जो साइंटिफिक स्टडी जो माइंस का होगा, यदि उसमें कुछ और सावधानी दिया है तो वो सावधानी को लेना पड़ेगा। साइंटिफिक स्टडी में बाकी चीज मटेरियल सब के हिसाब से कुछ आता है। टोटल हाइट 90 मीटर, एक मिनट उसको देख लेते हैं, कुछ छूट गया है क्या, एक सेकंड। हम लगता है वो वाला चीज छोड़ दिए क्या। Any spoil bank exceeding 30 meter in height shall be benched so that no bench exceed 30 meter in height and the overall slope shall not exceed 1 vertical to 1.5 horizontal. नेक्स्ट है ये टो वाला 90 मीटर वाला, मैक्सिमम तो कहीं दिया नहीं है। मैक्सिमम 3 बेंच के लिए देख सकते हैं, टोटल हाइट 90 मीटर, वैसा तो कुछ नहीं दिया है जी। 3 बेंच है तो हाइट उतना रहेगा, उससे कम भी रह सकता है। अगर हाइट 30 मीटर है तो 30 मीटर से थोड़ा कम कम रख के 25-25 मीटर ही लोग मेंटेन करता है। ठीक है, आगे वाला पर चलते हैं और फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सिकंदर मंडल क्या बोला, हॉरिजेंटल बताइए सर डायग्राम से। हॉरिजेंटल, अच्छा ये हॉरिजेंटल जो बता रहे थे वो वाला, ये हॉरिजेंटल बता रहे थे कि ये जो रेशियो जो होगा, ये स्लोप का जो रेशियो होगा, या ये स्लोप, ये जो स्लोप होगा इधर इधर से ले चाहे इधर से, चारों तरफ से जो इसका स्लोप होगा, ये स्लोप 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल। मतलब कि अगर ये डंप का हाइट, अच्छा यहाँ 3 बेंच है इसलिए आप ये बोल रहे हैं क्या, तो ये हम 30-30 लिए हैं, कहीं हो सकता है आगे ऊपर वाला बेंच जो है 30-90 ये तीन हो, और ऊपर वाला 10 मीटर बचा हो तो इस 100 हो सकता है। मतलब ये जो भी हाइट आ रहा है, उस हाइट को अगर ये हाइट इतना है तो इसका 1.5 गुना हॉरिजेंटल कम से कम रहेगा, तभी आपका ये 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल मेंटेन होगा। ये ओवरऑल स्लोप जो है ओबी डंप का 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल होगा।
उसका मतलब यही है कि ये वर्टिकल हाइट जितना आ रहा है उसका 1.5 गुना कम से कम हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन होना चाहिए। और ये ओवरऑल है, मतलब कि सबसे नीचे वाला टो से सबसे ऊपर वाला क्रेस्ट को मिलाएंगे, और ये मिलाने वाला लाइन जो है हमारा जो टोटल ओवरऑल डंप है उसका 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुना करने से 1 वर्टिकल टू 1.5। फिर नरेंद्र क्या पूछ रहा है, सर एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है? एंगल ऑफ ड्रॉ पर अभी कहाँ से आएगा जी? एंगल ऑफ ड्रॉ तो सब्सिडेंस का चीज है ये। एंगल ऑफ ड्रॉ तो सब्सिडेंस का चीज है। एंगल ऑफ ड्रॉ होता है जैसे अंडरग्राउंड में कोई वर्किंग हम लोग करते हैं, एक अंडरग्राउंड का कुछ एक्सकावेशन यहाँ पर किए, तो सरफेस पर क्या होता है कि सर्टेन सर्टेन एक्सकावेशन मतलब सर्टेन बिट को करने के बाद सरफेस पर क्या होगा, ऊपर में ग्राउंड जो है इस तरह से धंसेगा, सबसाइड होगा। तो ये जहां तक सब्सिडेंस होता है, इसका जो एज ऑफ सब्सिडेंस है, उसके बाद तो सरफेस जैसे है वैसे रहेगा। तो ये एज ऑफ सब्सिडेंस से एज ऑफ वर्किंग को मिलाने वाला लाइन, ये वर्टिकल लाइन से यहाँ पर जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ ड्रॉ बोलते हैं। ये ओबी डंप से रिलेटेड नहीं है, ये सब्सिडेंस से रिलेटेड है। इसको अल्फा से या कोई भी डिनोटन से कोई भी लेटर से इसको अल्फा से जनरली डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रॉ। ये सब्सिडेंस का है। सब्सिडेंस में और भी चीज पढ़ना है, टॉपिक से हम लोग हट गए, ठीक है? नहीं समझ पाए सर? अच्छा, सिकंदर मंडल वो नहीं समझा। अच्छा, उसको एक और हम डायग्राम, ये 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल का मतलब क्या है? ये बोल रहा है, मान लिया जाए कि हम कोई ओबी डंप यहाँ पर ये कर रहे हैं, एक 25 मीटर का लिए, दूसरे भी 25 मीटर के लिए, तीसरे 25 मीटर के लिए, 25, 25, 50, तीसरा भी एक 25 लिए 75, और चौथा जो है मान लिया जाए कि मेरा ये अभी 10 मीटर ही है, आगे फिर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। 75, 15 लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है? 15 मीटर है। तो ये टोटल हाइट अब देखिए कि आपका ये कितना हो रहा है। टोटल हाइट कितना हो गया? 75 प्लस 15, मतलब ये हो गया 90 मीटर। तो ये 90 मीटर ये टोटल हाइट जब हो रहा है, तो हमको ये हॉरिजेंटल ये वाला एंगल, जो ओवरऑल स्लोप बोलता है कौन, ये वाला जो लाइन बन रहा है, इस लाइन का ओवरऑल स्लोप से मतलब ये है, अगर हम, और ये इसका हाइट हो गया, तो ये बोल रहा है कि ये 1 भी है, तो ये कितना होना चाहिए? 1.5। रेशियो जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बीच का रेशियो कितना बोल रहा है? ये 1 है तो ये 1.5 होना चाहिए। तो ये 90 है तो ये कम से कम कितना होना चाहिए? 90 गुने 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 135 मीटर। ये ऐसे आपको मेंटेन करना है कि कहीं भी चले तो ये 1 वर्टिकल है तो 1.5 हॉरिजेंटल। जैसे हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट में रहता है 1/5, 1/5 रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 हम लोग हॉरिजेंटल जाएंगे तो 1 वर्टिकल मिलेगा। उसी तरह से यहाँ इसको समझिए कि 1/1.5 है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि 1.5 मीटर हम लोग वर्टिकल जाएंगे तो 1 मीटर, 1.5 मीटर हॉरिजेंटल जाएंगे तो 1 मीटर का ढाल मिलेगा। फिर 1 पॉइंट जाएंगे तो 1.5 जाएंगे तो फिर जो है 1 मीटर का ढाल मिलेगा। जस्ट ये ग्रेडियंट जैसा ही है, लेकिन इसको डिनोट किया हॉरिजेंटल टू वर्टिकल में। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल जितना आएगा हाइट, उसका 1.5 गुना कम से कम हमको इधर वाला मेंटेन करना है। और ये मेंटेन कब होगा? अगर मान लिया जाए कि आपको किसी कारण से ये 70 मीटर ही आ रहा है, तो आपको ये क्या करना होगा, ये बेंच सब का बीट थोड़ा ज्यादा ज्यादा छोड़ना होगा, ये ज्यादा ज्यादा छोड़ के बढ़ना होगा, ताकि कम से कम ये वाला डिस्टेंस आपका ये मेंटेन रहे। नहीं है तो ये आपका बेंच का जो है वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बेंच का वेट को बढ़ाना होगा। और ये प्लानिंग स्टेज में ही कर लिया जाता है। जैसे हमको पता है कि 25 मीटर छोड़ रहे हैं, कितना बेंच ले जाना है वो प्लानिंग स्टेज में पता है। उसी के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं कि हाइट, मान लिया जाए कि हमको पहले से पता है कि 100 मीटर हाइट का हमारा ये डंप होगा, 4 स्टेज में करेंगे 25-25 मीटर का। तो 100 मीटर होगा तो हमको ऐसा करना है कि इसका 100 का 1.5 से किए
150 मीटर का हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन हमारा आए। 100 मीटर में हम लोग का कितना है, 4 बेंच हो रहा है, तो ये 150 मीटर को लाने के लिए अगर 4 से भाग देंगे तो कम कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है ये 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौका 16, अगर ये 60 रहता तो मान लीजिए कि 40 मीटर के आसपास आ रहा है, तो ये हर बेड को कितना होगा, 40-40 मीटर कम से कम ये रखना पड़ेगा। 40-40 मीटर कम से कम रखना होगा, ताकि जो है ये हमारा जो ये रेशियो है वो मेंटेन रहे। वो 40-40 में तो 3 ही आ रहा है, 1 2 3, ये आपको 40 नहीं, सॉरी 50 मीटर रखना पड़ेगा इस फिगर को। फिर इसमें बैंक विड्थ भी देखा जाता है क्या? हाँ, बैंक विड्थ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बैंक विड्थ यहाँ भी रहेगा, बैंक विड्थ यहाँ भी रहेगा, बैंक विड्थ ये स्लोप वाला विड्थ यहाँ भी रहेगा, ये सारे विड्थ को। लेकिन देखिए माइंस में जगह का उतना कमी तो नहीं रहता है ना, हमेशा हम लोग थोड़ा सा क्या सेफ साइड में चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ साइड में चलते हैं। अगर बैंक विड्थ को छोड़ के जाएंगे तो और ज्यादा हमारा सेफ होगा। तो ये हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ जब कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बनाइएगा तब तो ये बैंक विड्थ बेंच विड्थ सब कुछ लेना होगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, समझना है ये कि हम लोग ऐसा ये बेंच का विड्थ रखेंगे ताकि अगर 100 मीटर का बेंच है तो कम से कम ये हॉरिजेंटल वाला डिस्टेंस जो है 150 मीटर हमारा आ जाए। प्लानिंग ऐसा करना होगा कि ये 150 मीटर आ जाए। उसके लिए बेटर है कि ये 50-50 मीटर का 3 को कर दीजिए तो ऑलरेडी ये 150 हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा ज्यादा बैंक विड्थ बढ़ रहा है तो ये हमारा सेफ है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सेफ है। बैंक विड्थ देखते हैं, जब न्यूमेरिकल अगर इस टाइप का देता है तो उसमें बैंक विड्थ आपको देखना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल चूंकि ये बिना कैलकुलेटर का बनता नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल इस पर आएगा नहीं। वो दे देगा यहाँ पर एंगल दे देगा कि 70 डिग्री पर ये स्लोप है। अब 70 डिग्री का फिर जो है बैंक विड्थ निकालने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर अलाउड रहता नहीं है, इसलिए ये वाला आएगा ही। 45 डिग्री अगर देता है तो आ सकता है, उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है सिकंदर, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे एनसीएल 2018 में पूछा है ये, डम्प स्लोप इन ओपन कास्ट माइनिंग सेल नॉट एक्सीड। डंप यहाँ पर क्या बोला, सिंपल डंप स्लोप। डंप स्लोप का मतलब क्या होगा कि कोई भी बेंच का जो ये वाला स्लोप एंगल होगा वो 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ये अभी हम लोग देख लिए, पर्टिकुलर बेंच का 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको एकदम याद कंठस्थ रखिए। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब कंसेप्चुअल टाइप का, और ये एग्जाम से साल भर पहले ये सब याद रहना चाहिए। एग्जाम के टाइम में जो क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है वो सबको याद रखिए या रिवीजन कीजिए। ये सब क्वेश्चन तो बहुत पहले से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है फिर अभी जो पढ़े, ये भी एनसीएल या एमसीएल किसी एग्जाम में लेटेस्ट ही पूछा है। द ओवरऑल स्लोप ऑफ ए स्क्वायर बैंक शैल नॉट एक्सीड। अभी हम लोग देखें स्लोप का ये जो अभी हम लोग देखे, ये वाला जो देखे टो से टॉप ये जो मिलाते हैं, ये ओवरऑल स्लोप कितना होना चाहिए, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, इससे स्टीप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक और ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एनसीएल 2023 में फिर रिपीट हुआ है। द स्लोप ऑफ ए स्क्वायर बैंक शैल नॉट एक्सीड, खाली ये ऑप्शन चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट वही है। तो यहाँ भी वो 37.5 डिग्री होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। माइनिंग सरदार ने पूछा है, राजकुमार ठीक बोल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं बेंच फेल्योर क्या होता है। चूंकि फेल्योर से भी एक दो ऑब्जेक्टिव आया है तो इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो है जो बेंच फेल्योर पे ऑब्जेक्टिव है या जो आ सकता है उस ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ये ओपन कास्ट माइंस में बेंच का जो फेल्योर होता है वो हम लोगों को जो 3-4 तरह का पढ़ना है। जैसे एक है प्लेनर फेल्योर, जो कि हम लोग देख रहे हैं, ये प्लेनर फेल्योर या प्लेन फेल्योर करके भी है। दूसरा एक होता है वेज फेल्योर, ये सब मोड ऑफ फेल्योर है। तीसरा है
सॉरी, तीसरा है सर्कुलर फेल्योर। एक, दो, तीन, और उसके बाद एक और है टॉपलिंग। ये चार टाइप, चारों अलग अलग टाइप है, चारों को पढ़ लेते हैं कंसेप्ट के लिए, ज्यादा क्या है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेंगे। ये जब इस टाइप का फेल हो, जैसे कोई ये माइंस का देख रहे हैं कि इस टाइप से बेंच था, इसमें से ऐसे कट के आधा जो है गिर रहा है, इस टाइप से यदि फेल हो किसी डिसकंटिन्यूटी के अलॉन्ग, मतलब यहाँ पर कोई स्लिप सरफेस या फॉल्ट प्लेन है, उसके जगह से ये टूट कर क्या हुआ, ये ये वाला पोर्शन जो है ये खिसक के गिर गया। तो इस टाइप से अगर खसक खिसक के गिरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर फेल्योर। क्या बोलेंगे इसको? प्लेनर फेल्योर। ये याद रखना होगा। ऐसे यदि ब्लॉक जो है कि स्लिप करके गिर जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर फेल्योर। किसी प्लेन के अलॉन्ग ये गिर रहा है, यहाँ पर ये प्लेन के अलॉन्ग ये गिर रहा है, इस टाइप से गिरेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर फेल्योर। ये जनरली क्या है, स्लोप सरफेस से नियरली पैरेलल रहता है, जो मतलब कि ये टूटा है। द प्लेन ऑन व्हिच स्लाइडिंग ऑकर मस्ट स्ट्राइक पैरेलल और नियरली पैरेलल टू द स्लोप सरफेस। मतलब ये जिस प्लेन है, ऐसे इस प्लेन के अलॉन्ग में क्या हुआ, इस प्लेन के अलॉन्ग में ये स्लाइड किया और ये नियरली इसका जो स्लोप वाला है इसके पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप के जनरली पैरेलल में ये स्लाइड कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर फेल्योर। रीजन क्या होगा इसका, इस फेल्योर का रीजन हो सकता है ये लीनियर, ये लाइन टाइप का, ये फॉल्ट प्लेन या स्लिप प्लेन। ऐसा फेल्योर होने का रीजन क्या होगा, फॉल्ट प्लेन या स्लिप प्लेन। वैसा डिसकंटिन्यूटी है स्टार्ट, ये माइंस में बहुत मिलता है, ओपन कास्ट माइंस में कभी कभी जब इस टाइप का कोई डिसकंटिन्यूटी आता है तो यहाँ से ब्लास्ट कीजिएगा, वो कुछ ज्यादा लेकर ऑटोमेटिक ये फेल होके गिर जाता है। रीजन इसका यही है, फॉल्ट प्लेन या स्लिप प्लेन के अलोंग जो ये फेल्योर होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर फेल्योर। दूसरा है इस टाइप से ट्रायंगल के फॉर्म में जो गिरता है उसको हम लोग वेज फेल्योर बोलते हैं। इसमें भी क्या है, फॉल्ट या कुछ रहेगा या ज्वाइंट्स रहेगा, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्टिंग रहता है, मतलब इधर से एक ज्वाइंट्स है और एक इधर से ज्वाइंट्स है। तो इस टाइप से दो ज्वाइंट है तो बीच में ऐसे ट्रायंगुलर पोर्शन, ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये ट्रायंगल के फॉर्म में यदि कट कर गिरता है, रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, टू इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज। दो इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज के कारण, मतलब इधर से भी डिसकंटिन्यूटी है, इधर से भी, ये ज्वाइंट्स हो सकता है, स्लिप हो सकता है, और उसके कारण ओबी कोल दोनों में अलग अलग रहेगा। नहीं नहीं, जहां ओबी हो या कोयला हो, अगर इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी मिलता है तो ऐसे बीच में अगर रॉक ट्रायंगल के जैसा कट के गिरेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे वेज फेल्योर। यदि सीधा ये बेंच वाला, इसके पहले जो देखे जिसमें कि एक डिसकंटिन्यूटी के कारण, तो ये ओबी में भी हो सकता है, कोयला में भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का चीज हम लोग को ज्यादा मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में, देखे हैं, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक, ये सैंडस्टोन का जो रॉक है, सैंडस्टोन में बहुत सारा ये इस टाइप का या जो प्लेनर फेल्योर है वो मिलता है। कोयला में भी हो सकता है, ओबी में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो वेज फेल्योर कब होगा, जब टू इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज, डिसकंटिन्यूटीज का मतलब क्या है, रॉक का ज्वाइंट्स हो सकता है, स्लिप हो सकता है, फॉल्ट प्लेन भी दो ऐसे है वो भी हो सकता है। तो इस टाइप का कोई डिसकंटिन्यूटी है उसके कारण ये स्टार्टा टूटेगा, टूटने के बाद ये वेज के टाइप में, क्या है वेज, वेज मतलब क्या होता है, पच्चर, इस टाइप का शेप में भी इसको वेज बोलते हैं। इस शेप में जो गिरता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेज फेल्योर। ये ट्रायंगल वाला पोर्शन पर नाटक भी गिर जाएगा, इसको बोलते हैं वेज फेल्योर, ठीक है। उसके बाद ये एक सर्कुलर फेल्योर है। सर्कुलर फेल्योर होता है, ये डिसकंटिन्यूटी इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन क्या है कि बहुत लूज ग्राउंड है, बहुत लूज ग्राउंड है, सॉइल है, या आपका ये सैंड है, इस टाइप में जब हाइट ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये सर्किल या सेमी सर्किल के रूप में इस टाइप से कट कर और मटेरियल आपका जो है गिर जाएगा। ऐसे लोड पड़ा, ये ऐसे जो है ये ढहकर ऐसे आ जाएगा। तो इस टाइप का जो फेल्योर है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फेल्योर, जो जनरली लूज में होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सर्कुलर फेल्योर, वेज फेल्योर और ये प्लेनर फेल्योर। इससे क्वेश्चन है
अब ये जो सर्कुलर फेल्योर है, फर्दर उसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक टॉप फेल्योर, दूसरा बेस फेल्योर और एक स्लोप फेल्योर। वो सिंपल है, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये बेंच है हमारा, जैसे ये इस टाइप से बेंच है, दिया हुआ है ये सामने बेंच जो है यहाँ तक है। अब अगर ऐसा फेल्योर हो कि बेंच के टो से, मतलब यहाँ बेंच का टो कहाँ पर है, टो यहाँ पर है, क्रेस्ट यहाँ पर है, तो ये ऊपर से फेल्योर होना शुरू हो और टो के ऊपर ही आके गिर के रह जाए तो इसको बोलते हैं स्लोप फेल्योर। मतलब कि स्लोप सरफेस का ऊपरी पार्ट ही गिर कर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप फेल्योर। दूसरा है कि ऐसा गिरे, ऐसा कटे कि इसका जो गिरने वाला पार्ट है उसका एक इंड एकदम टो पे आके मिले, टो पे आके मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं टो फेल्योर। तीसरा ये हो सकता है कि ये और ज्यादा लूज है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा नीचे से गया और नीचे से जाके जो है ये टो पर ना मिलकर टो के आगे से निकल गया, तो उसको बोलते हैं बेस फेल्योर। ये बेस फेल्योर जब बहुत लूज है तभी ऐसा होगा। व्हेन द एंगल ऑफ फ्लो बिलो द बेस, ये प्लास्टिक बिल्कुल लूज टाइप का मटेरियल है तो थोड़ा गड्ढा करते हुए नीचे से निकल जाता है, ये बेस फेल्योर। तो ये इंपॉर्टेंट जो है उतना ही था। उसके बाद एक और फेल्योर है, इसको बोलते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग में क्या होता है कि स्टेप से अगर स्टेप का फ्रैक्चर्ड स्ट्राटा है, फ्रैक्चर्ड स्ट्राटा ये सब है, तो ऊपर से टूट वेदरिंग के कारण टूट टूट कर जो है ऐसे ऐसे जो गिरता है, ये टूट टूट कर जो गिरता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग या टॉपलिंग फेल्योर। ये हो गया टॉपलिंग फेल्योर। ये कब होगा, जब स्टेप से डिसकंटिन्यूटी ज्यादा रहेगा, स्ट्राटा जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है स्टीपली इंक्लाइंड रहेगा इस टाइप से, तो उस कंडीशन में ऊपर से टूट टूट कर जो ऐसे गिरता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉपलिंग बोलते हैं। तो ये इतना फेल्योर का टाइप्स था। इसमें एक बार जैसे ये गेट 2014 का क्वेश्चन है। ये पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ स्लोप फेल्योर इन वेस्ट डंप। ओबी डंप में इसमें से कौन सा फेल्योर होने का ज्यादा चांस है। ओबी डंप क्या है, ओबी डंप जो है आपका क्या है, ओबी डंप आपका बिल्कुल लूज का रहता है ना, तो गैस कीजिए तो ये लूज वाला में कौन सा फेल्योर होने का चांस है। गैस कीजिए आप लोग कि लूज है तो कौन सा फेल्योर होने का चांस है, एनी गैस। अभी हम डिस्कस किए थे ना, ऊपर में डिस्कस किए थे कि जो बिल्कुल लूज होगा उसमें, हाँ नरेंद्र सही बोला, कार्तिक सही बोला, जो बिल्कुल नो लूज होगा उसमें क्या है मटेरियल इस टाइप से, तो वो भी डंप में फेल्योर होने का चांस है। ये भी सर्कुलर का प्लेन फेल्योर कब होगा, जब कोई डिसकंटिन्यूटी बोला, ये तो टोटली लूज है ना, तो इसमें जो है गिरने का चांस है सर्किल के फॉर्म में ऐसे टूट कर ये गिर जाएगा, तो ये सर्कुलर फेल्योर होगा। ये गेट का क्वेश्चन है आजकल, चूंकि उठाकर वहां से भी दे देता है तो एक आध क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, कुणाल का ये ठीक है, बाकी टॉपलिंग नहीं होगा। ये जो है सर्कुलर ओबी डंप में जो फेल्योर है उसका प्रोबेबिलिटी है सर्कुलर फेल्योर होने का। टॉपलिंग कहाँ बताया, टॉपलिंग बताया जब स्टीपली इंक्लाइंड, इस टाइप से स्टीपली इंक्लाइंड स्ट्राटा रहेगा तो वेदरिंग के कारण ऊपर का ये टूट टूट कर ऐसे टॉपल होके गिरता है, उसको टॉपलिंग बोलते हैं। ये सर्कुलर फेल्योर होगा, सर्कुलर फेल्योर लूज में होता है, अभी डिस्कस किया। और ओबी डंप क्या है, बिल्कुल लूज ही रहता है, तो यहाँ पर इस टाइप से जो टूट कर गिरेगा वो सर्कुलर फेल्योर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एनसीएल 2018 का है। इसमें पूछा है इन एन ओपन कास्ट माइन कोल माइन बेंच फेल्योर हैज ऑकर्ड इन व्हिच ए ट्रायंगुलर पोर्शन हैज कम आउट, द टाइप ऑफ फेल्योर है वो ट्रायंगल जैसा जो कट के किस टाइप के फेल्योर में आया था। हम लोग जो पढ़े अभी पढ़े हैं, ये जैसे बेंच है तो इसमें बताया कि ये अगर इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी हो, जो इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटी हो, तो ये ट्रायंगल जैसा पोर्शन कट के निकलता है, तो उसको हम लोग वेज फेल्योर बोलते हैं। बी बी ठीक है, जितना लोग बी बी बोल रहे हैं सब सही है, ये वेज फेल्योर होगा। ठीक है, ये साथ में क्वेश्चन था तो उठा लिए हैं, बाकी ये टॉपिक से रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं है, ये ब्लास्टिंग जब पढ़ाएंगे तब, अभी आ गया है तो एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ब्लास्ट इंड्यूस जो वाइब्रेशन होता है वाइब्रोमीटर या सिस्मोग्राफ से जो मेजर करते हैं,
ब्लास्टिंग से कितना वाइब्रेशन होगा है सिस्मोग्राफ या वाइब्रोमीटर से मेजरमेंट होता है और ये मिलीमीटर पर सेकंड में आता है। तो इसका यूनिट है, ये साथ में था तो क्वेश्चन ले लिए। एक चीज और बोल रहा है, तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये कॉमन सेंस पे भी इसको आप लोग बना सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लोप ऑफ एन ओपन कास्ट माइन डैश विथ इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। ये बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में अगर जैसे मान लीजिए कि ये बेंच है और यहाँ पर मान लीजिए कि उस क्रैक क्रुक से इसमें जो है वाटर आपका भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये क्रैक्स में जो है पानी भरा हुआ है, इसी को पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं। पोर वाटर प्रेशर ये बोल रहा है। अगर ये पानी का प्रेशर बढ़ेगा, पानी ज्यादा होगा, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर का प्रेशर पानी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, तो उस केस में क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्लोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो पानी बढ़ने से बढ़ेगा कि घटेगा। रणधीर रेड्यूस लिखा, निश्चित रूप से पानी बढ़ेगा तो इसको स्लोप का फेल होने का चांस ज्यादा होगा, स्लोप का फेल होने का चांस ज्यादा होगा, इसका मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है घटेगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रिड्यूसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन ओपन कास्ट माइन रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, ये पानी के प्रेशर बढ़ने से इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है घटेगा। ठीक है, उसी तरह से बेंच हाइट भी बढ़ने से फैक्टर ऑफ सेफ्टी घटेगा, वेट बढ़ने से फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। ठीक है, ये आगे फिर ये WCL का क्वेश्चन है, ये बेंच फेल्योर, डंप फेल्योर। नोटिस टू बी गिवन, एक्चुअली ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है लेकिन डंप फेल्योर से रिलेटेड था, इसलिए इसको हम ले लिए हैं। इससे बोल रहा है कि डंप फेल्योर, एक्चुअली डंप फेल्योर या बेंच फेल्योर या स्लोप फेल्योर, आइदर इसमें कोई आदमी मरा हो, अगर कोई आदमी मरेगा तब तो एक्सीडेंट में हो जाएगा,